कल्पना कीजिए, एक ऐसा लड़का जिसे कोई नहीं जानता, जिसके रगों में कोई शाही खून नहीं, और वो हिंदुस्तान का पहला सम्राट बन जाता है। जी हाँ, ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की, जिसने सचमुच इतिहास का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक अनाथ और गुमनाम नौजवान बिना किसी शाही पहचान के एक बिखरे हुए महाद्वीप को एक धागे में पिरोकर उसका पहला शहंशाह बन बैठा? चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। आइए जरा समय में पीछे चलते हैं। साल है 326 ईसा पूर्व। भारत कई छोटे छोटे आपस में लड़ते राज्यों में बटा हुआ है और इन सब में सबसे अमीर और ताकतवर है मगध का साम्राज्य। लेकिन मगध का राजा धनानंद एक अत्याचारी और भ्रष्ट शासक है, जिसकी प्रजा उससे नफरत करती है। और इसी नफरत की आग में घी डालने का काम किया एक अपमान ने। एक ऐसा अपमान जिसने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। तक्षशिला के महान विद्वान आचार्य चाणक्य किसी काम से मगध पहुंचे, लेकिन घमंडी राजा धनानंद ने उन्हें भरी सभा में अपमानित कर दिया। उस अपमान से जलते हुए चाणक्य ने अपनी शिखा यानी बालों की चोटी खोल दी और कसम खाई, जब तक मैं इस नंद वंश को जड़ से उखाड़कर नहीं फेंक देता, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। अब अपनी इस भीषण प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए चाणक्य को एक हथियार चाहिए था, एक चेहरा, एक भावी सम्राट। और उनकी नजर पड़ी एक ऐसे नौजवान पर जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। चंद्रगुप्त कौन था? सच कहूं तो ये आज भी एक पहेली है। कुछ लोग कहते हैं कि वो नंद राजा की दासी मूरा का बेटा था, कुछ मानते हैं कि वो एक बहादुर क्षत्रिय का बेटा था जो जंग में मारा गया था। कहानियां तो बहुत हैं, पर एक बात साफ थी, चंद्रगुप्त के पास शाही विरासत के नाम पर कुछ भी नहीं था। चाणक्य ने इस लड़के को पहली बार तब देखा जब वो अपने दोस्तों के साथ राजा का खेल खेल रहा था। खेल में एक बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगा और राजा बने चंद्रगुप्त ने उसे 5 कोड़े मारने का हुक्म दिया। लेकिन फिर जो हुआ उसने चाणक्य को हैरान कर दिया। चंद्रगुप्त ने खुद को 10 कोड़े मारने की सजा सुनाई। और वजह ये थी कि एक राजा होने के नाते ये उसकी नाकामी थी कि उसके राज्य में किसी को चोरी करनी पड़े। चाणक्य को उसी पल अपना सम्राट मिल गया था। चाणक्य उस हीरे को तराशने के लिए अपने साथ तक्षशिला ले आए। सालों की कड़ी ट्रेनिंग ने चंद्रगुप्त को एक बेहतरीन योद्धा और रणनीतिकार बना दिया। लेकिन किताबों का ज्ञान और रणभूमि की हकीकत में बहुत बड़ा फर्क होता है। नंद साम्राज्य की दिल यानी सीधे मगध पर उनका पहला हमला एक भयानक हार साबित हुआ। नंदों की विशाल सेना के सामने वो टिक ही नहीं सके। दोनों को किसी तरह अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और यहीं पर हार कर भागते हुए उन्हें अपनी सबसे बड़ी सीख मिली, वो भी एक गरम खिचड़ी की प्लेट से। हुआ यूं कि उन्होंने एक माँ को अपने बेटे को डांटते हुए सुना। बच्चा गरम खिचड़ी के बीच में हाथ डालकर जल गया था। माँ ने उसे समझाया, अरे मूर्ख, खिचड़ी बीच से नहीं किनारे किनारे से खाते हैं जहां वो ठंडी होती है। बस चाणक्य और चंद्रगुप्त की आंखों में चमक आ गई। वो भी तो यही गलती कर रहे थे, सीधे साम्राज्य के गरम केंद्र पर हमला। रणनीति अब बिल्कुल साफ थी, पहले किनारों को जीतो, केंद्र तो अपने आप कमजोर हो जाएगा। और इस नई खिचड़ी रणनीति ने वाकई कमाल कर दिया, खासकर उस पावर वैक्यूम का फायदा उठाकर जो सिकंदर के भारत से जाने के बाद बना था। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त ने सिकंदर के छोड़े हुए यूनानी गवर्नरों को एक एक करके हराया और पूरे पंजाब क्षेत्र में अपना एक मजबूत गढ़ बना लिया। इसके बाद उन्होंने हिमालय क्षेत्र के राजा पर्वतक के साथ एक बहुत ही जरूरी गठबंधन किया। अब उनके पास सेना भी थी और सही रणनीति भी। मगध पर आखिरी हमले का मंच पूरी तरह से तैयार था। और फिर आया साल 322 ईसा पूर्व। इस मिलीजुली सेना ने पाटलिपुत्र को चारों तरफ से घेर लिया। घमंडी धनानंद मारा गया और नंदवंश का नामो निशान मिट गया। चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी हुई और वो अनाथ लड़का चंद्रगुप्त मौर्य हिंदुस्तान के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सिकंदर का एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने के लिए लौटा। 305 ईसा पूर्व में एक जबरदस्त जंग हुई जिसमें चंद्रगुप्त की सेना ने यूनानी फौज को बुरी तरह हरा दिया। मगर जंग से ज्यादा जरूरी था वो शांति समझौता जो इसके बाद हुआ। ये मौर्य साम्राज्य की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। चंद्रगुप्त को आज के अफगानिस्तान तक का इलाका मिला,
सेल्यूकस की बेटी हेलेना से उनकी शादी हुई और दोस्ती की निशानी के तौर पर चंद्रगुप्त ने उसे 500 जंगी हाथी तोहफे में दिए। और इस जीत के पीछे क्या था? एक ऐसी विशाल सेना जिसके आंकड़े सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कहा जाता है कि मौर्य सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे। इसके अलावा हजारों घुड़सवार, 9,000 जंगी हाथी और 8,000 रथ। ये उस दौर की दुनिया की सबसे ताकतवर फौजों में से एक थी। देखिए, इतने बड़े साम्राज्य को जीतना एक बात है, पर उसे चलाना बिल्कुल दूसरी। यहाँ भी चाणक्य की दूरदर्शिता काम आई। पूरे साम्राज्य को प्रशासन की सहूलियत के लिए 4 प्रांतों में बांटा गया। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंती की उज्जैन, प्राच्यपथ की पाटलिपुत्र और दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी। एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम बनाया गया जो आने वाली सदियों तक एक मिसाल बना रहा। मगर एक सम्राट की जिंदगी सिर्फ जंग और सियासत की कहानी नहीं होती। चंद्रगुप्त की निजी जिंदगी और उनके आखिरी दिनों की दास्तान भी उतनी ही असाधारण है। चंद्रगुप्त की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान तब आया जब उनकी पत्नी दुर्धरा की दुखद मौत हो गई। कहते हैं कि चाणक्य सम्राट को जहर से बचाने के लिए उनके खाने में रोज जहर की बहुत थोड़ी मात्रा मिलाते थे ताकि उनका शरीर जहर का आदी हो जाए। एक दिन गलती से वो खाना दुर्धरा ने खा लिया। चाणक्य उन्हें तो नहीं बचा पाए, पर उन्होंने आखिरी पलों में ऑपरेशन करके उनके अजन्मे बच्चे की जान बचा ली। और इसी बच्चे का नाम पड़ा बिंदुसार। करीब 20 साल से ज्यादा एक छत्र राज करने के बाद चंद्रगुप्त ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जैन संत भद्रबाहु से प्रभावित होकर उन्होंने अपना राजपाट अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया और खुद एक जैन भिक्षु बन गए। वो दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला चले गए और 297 ईसा पूर्व में सल्लेखना की कठिन जैन प्रथा से उपवास करते हुए उन्होंने अपनी देह त्याग दी। ये पूरी कहानी हमें एक सवाल पर लाके खड़ा कर देती है ना? कि अगर उस दिन आचार्य चाणक्य उस गली में बच्चों को खेलते हुए देखने के लिए एक पल को नहीं रुकते तो क्या होता? शायद इतिहास कुछ और ही होता। एक छोटी सी मुलाकात, एक पारखी नजर ने पूरे हिंदुस्तान की तकदीर लिख दी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सम्राट अशोक की, जिसने मौर्य वंश और भारत को एक नई पहचान दिलाई। अगर आपको ऐसी ही रोचक और अनदेखी इतिहास की कहानियां जानना पसंद है, हमारे चैनल इतिहास अनसीन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।